अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 117 शाबाश लैला। कबीर लैला और सुजॉय की बात सुनकर शॉक था। वैसे भी कल जिस तरह से उसने लैला और सुजॉय को एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते हुए देखा था, उसके बाद किसी शक की गुंजाइश ही कहां बचती थी कि दोनों के बीच में कल उस डिनर के बाद क्या हुआ होगा। शायद उन्हीं पलों का शुक्रिया अदा करने के लिए आज सुजॉय ने लैला को वो बुके दिया है। कबीर का अब वहां खड़े रहने का कोई मतलब नहीं था, इसीलिए वो धीरे धीरे चलता हुआ बाहर की तरफ आ गया, जहां शेड में उसके लिए चेयर लगी हुई थी। लेकिन उसका दिमाग स्थिर नहीं हो पा रहा था। कुछ ही देर में शूटिंग की सारी तैयारियां हो चुकी थीं। अब सब दिव्या के आने का ही इंतजार कर रहे थे। लेकिन पहले दिन की तरह आज भी दिव्या का कहीं कोई पता नहीं था। सुजॉय ने उसे फोन करने का इरादा करते हुए झुंझुलाकर कहा, इन बड़ी हीरोइंस को ना अपने अलावा किसी और की पड़ी ही नहीं है। अब एक आदमी मैं हर दिन उसे कॉल करके बुलाने के लिए रखूं ताकि मैडम को याद दिलाकर सेट पर आने के लिए कहा जा सके। हद है यार। झुंझुलाए हुए सुजॉय ने उसे कॉल लगाया तो उधर से दिव्या की दर्द में डूबी हुई आवाज आई, सॉरी सुजॉय, मैं आज शूट पर नहीं आ सकूंगी। सुजॉय ने उसकी बात सुनकर पूछा, लेकिन क्यों? दिव्या ने वैसी ही दर्द भरी आवाज में कहा, शायद कल ज्यादा काम की वजह से ही मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई लगती है। डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि अभी कम से कम 2 हफ्ते तक बेड रेस्ट पर रहूं, वरना इस तरह लगातार काम करने से हड्डी सेट होने में प्रॉब्लम होगी और हमेशा हमेशा के लिए यूं ही दर्द के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाऊंगी। 2 हफ्ते? लेकिन दिव्या, तुम्हें अंदाजा भी है 2 हफ्ते यानी 15 दिन। फिर इस तरह से तो हम दिवाली तक अपनी फिल्म लॉन्च नहीं कर पाएंगे। प्लीज कम से कम एक दिन का भी टाइम निकाल लो तो मैं सब मैनेज कर लूंगा। लेकिन ऐसे बीच में छोड़कर जाना, तुम खुद भी तो सोच कर देखो ना, कितना अनप्रोफेशनल बिहेवियर है ये। उसकी पूरी बात सुनने के बाद तब दिव्या ने कुछ नाराजगी भरे लहजे में कहा, कमाल करते हो तुम भी सुजॉय। यहाँ मेरी जिंदगी पर बनी हुई है, मेरा पूरा करियर दांव पे लगा हुआ है, और तुम हो कि तुम्हें अपनी फिल्म रिलीज की लगी हुई है। इतने सेल्फिश मत बनो सुजॉय कि तुम्हें अपनी फिल्म के आगे दूसरों की परेशानी कुछ महसूस ही ना हो। और रहा सवाल मेरे को ऑपरेट करने का, तो तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि अभी अभी मैंने प्लास्टर हटवाया और काम पर चली आई। क्या ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर था मेरा? तब सुजॉय ने कुछ नर्म पड़ते हुए बात संभालने की कोशिश की। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था दिव्या। डे टू डे लाइफ में सबके साथ कुछ ना कुछ परेशानियां बनी रहती हैं, लेकिन उसकी वजह से हम अपना काम सही ढंग से ना करें तो मुश्किल हो सकती है। लेकिन दिव्या पर सुजॉय के नर्म लहजे का भी कोई असर नहीं हुआ। उसने उसी अंदाज में कहा, सॉरी सुजॉय, मैं अपनी हेल्थ के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। कहकर दिव्या ने कॉल कट कर दिया। सुजॉय रिसीवर रखकर वापस शूटिंग वाली जगह पर आता हुआ एकदम से सोच में पड़ गया। इसका मतलब लैला जो कह रही थी वो सही कह रही थी। ये दिव्या जानबूझकर ये सब कर रही है। उधर दिव्या ने फोन काटने के बाद जोर का ठहाका लगाते हुए मेघा से कहा, इसे कहते हैं तेज दिमाग। ऐसी आग लगाई है कि जिसके शोले में सुजॉय के साथ साथ बाकी स्टार्स भी चलने पर मजबूर हो गए हैं। इतना सुनते ही मेघा के चेहरे पर भी एक स्माइल बिखर गई। तभी दिव्या ने कहा, मुझे ये खबर पार्थो को भी देनी चाहिए कि कैसे उसकी फिल्म के पहले रिलीज होने का जुगाड़ सेट कर दिया है मैंने। कहकर उसने पार्थो का नंबर डायल किया और उसने फोन उठाते ही कहा, तो तुम्हारी फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन वाला काम कहां तक पहुंचा? पार्थो ने जवाब दिया, चल ही रहा है, उम्मीद है कि इस हफ्ते ही फिल्म पूरी हो जाएगी। तब दिव्या ने कुछ इतराते हुए कहा, तुम ना मुझे थैंक यू कहो, देखो मैंने तुम्हारा काम कितना आसान कर दिया। कहकर उसने सारी बात पार्थो को बताई। पूरी बात सुनकर पार्थो एकदम से खुश होते हुए बोला, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को। अब देखना मैं कैसे सब कुछ जल्दी जल्दी निपटा कर अपनी फिल्म दिवाली के दिन ही रिलीज करता हूँ। पार्थो के लहजे से ही मक्कारी टपक रही थी। इधर दिव्या के फोन रखने के बाद सुजॉय सोच में ही डूबा हुआ था
कि तभी एडी ने आकर कहा, सर कुछ पता चला कि दिव्या मैम कब वापस आ रही हैं? सुजॉय ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, दिव्या नहीं आ रही है। डॉक्टर ने उसे 15 दिन के रेस्ट के लिए कह दिया है। कल ज्यादा देर शूटिंग की वजह से उसे पेन ज्यादा बढ़ गया। कहते हुए भी सुजॉय का ध्यान कहीं और ही था। जबकि उधर जब ये बात लैला ने सुनी तो उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सुजॉय को देखा, जैसे कि अपनी बात सही होने पर उससे कह रही हो कि देखा, मैंने कहा था ना कि ये दिव्या एन वक्त पर कोई ना कोई हंगामा जरूर खड़ा कर देगी। तभी कबीर ने कहा, ऐसे तो हम बहुत लेट हो जाएंगे, फिर दिवाली पर यह फिल्म रिलीज भी नहीं हो पाएगी। सुजॉय ने कुछ बुझे हुए अंदाज में कहा, तो हम क्या ही कर सकते हैं सिवाय इसके कि 15 दिन का इंतजार करें। लेकिन तभी कबीर ने कहा, नहीं, हम यूं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। अभी के अभी कल वाला शूटिंग स्केड्यूल लेकर कॉन्फ्रेंस रूम पहुंचो, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। कहकर वो खुद ही कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गया। ये सुनकर सुजॉय के साथ लैला भी कुछ हैरान हो गई थी, लेकिन वो दोनों भी उसके पीछे पीछे कॉन्फ्रेंस रूम में आ गए। एडी ने जब उन्हें रजिस्टर लाकर दी तो कबीर ने उस पर गौर करना शुरू कर दिया। उसे देखते हुए कबीर ने कहा, हमने क्लाइमैक्स तो शूट कर लिया है, ये बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन बीच के कुछ जरूरी सीन रह गए हैं। तब सुजॉय ने भी कहा, हाँ वही, मैंने सोचा भी कि अगर हम बैक शॉट लेकर काम चला सके तो चला लें, लेकिन यहाँ पर डायलॉग्स के साथ साथ एक्सप्रेशंस इतने जरूरी हैं कि वो हम बिना चेहरा दिखाए कर ही नहीं सकते। लैला उन दोनों की बातें गौर से सुनती जा रही थी। तभी जैसे उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने जल्दी से कहा, यहाँ पर डायलॉग्स के साथ साथ एक्सप्रेशन जरूरी हैं, राइट? तो क्यों ना हम ये डायलॉग्स हीरोइन से ना कहलवाकर उसके पापा से कहलवा दें? ये कैसा रहेगा? उसकी बात सुनकर कबीर और सुजॉय दोनों ही सोच में पड़ गए। तभी सुजॉय ने एडी से कहा, तुम जरा वो स्क्रिप्ट राइटर को बुलाओ, हम उससे लैला का आइडिया डिस्कस करके देखते हैं। एडी फौरन ही राइटर को बुलाकर ले आया और जब लैला ने उससे ये बात दोहराई तब राइटर ने उसकी बात समझते ही कहा, लैला मैम के एंगल से सोचा जा सकता है। हम बाकी सीन पर भी गौर कर लेते हैं कि अगर हम हर जगह चेंज करते हैं तो इससे क्या क्या ओवरऑल इम्पैक्ट हो सकता है। चारों काफी देर तक एक एक सीन पर बारीकी से गौर करते रहे। फिर लगभग 2 घंटे बाद राइटर ने कहा, तो मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं। इतने डिस्कशंस के बाद हम ये चेंज अब आराम से कर सकते हैं। बस 3-4 ही शॉट्स तो बचे हैं, हो जाएंगे। सुजॉय ने उसकी बात सुनकर एक बार फिर से कंफर्म करते हुए पूछा, यू आर श्योर ना? इससे मेन कहानी में कोई अड़चन नहीं दिखेगी? राइटर ने उसे समझाते हुए कहा, नो सर, आप बेफिक्र रहिए, लैला मैम का आइडिया बिल्कुल सही है। तब कबीर ने कहा, फिर ठीक है, आप सीन रीराइट कर लीजिए, हम उसके बाद शूटिंग शुरू करते हैं। इसके बाद उसने लैला से कहा, वेल डन लैला, काम के लिए तुम्हारे डेडिकेशन की वजह से ही आज हम इतने बड़े मसले से उबर पाए हैं। इससे यही जाहिर होता है कि तुम अपने काम को कितना सीरियसली लेती हो। कबीर की बात सुनकर सुजॉय ने भी हामी भरी और लैला की चेयर के पास आकर एकदम से उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, वाकई में लैला, तुम्हें नहीं पता कि तुमने सलाह देकर कितनी बड़ी मुसीबत हल कर दी है। सुजॉय की इस हरकत से जहां लैला हैरान हो गई थी तो वहीं कबीर भी चौंक सा गया। उनकी नजदीकियों के लेवल का एहसास करके कबीर को एक बार फिर से घुड़न सी होने लगी थी। इधर पिछली रात लैला और सुजॉय के आने के बाद से नरेन और सुहाना के बीच में एक अनकही सी चुप्पी पसरी हुई थी। पिछली रात से अब तक ना नरेन ने सुहासिनी को टोका था और ना ही सुहासिनी ने नरेन को। यहाँ तक कि नरेन खामोशी से रोज की तरह तैयार होकर सेट के लिए निकल रहा था। तभी सुहासिनी ने उसे दरवाजे पर ही रोककर एकदम से गले लगा लिया और बोली, आई एम सॉरी नरेन, आई एम वेरी वेरी सॉरी। मुझे तुमसे पहले ही ये सब बातें शेयर करनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा पास्ट इतना उलझा हुआ था कि शायद अगर मैं तुम्हें बताने की कोशिश भी करती तो तुम भी उल्टा मुझे ही गलत समझते। नरेन किसी मूर्ति की तरह यूं ही खड़ा था। जब सुहासिनी ने उसे देखा कि वो तो उसकी बातों का कोई असर ही नहीं ले रहा तो उसे एकदम से रोना आ गया। उसने बच्चों की तरह बिलखते हुए कहा,
हाँ, ये तुम्हारा हक बनता है कि तुम मुझसे ऐसे बिहेव करो, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मेरी जगह रहकर मेरी मुश्किलों को तो समझो, तब तुम्हें मेरे जरिए छुपाई गई बातें कोई दुख नहीं होने देंगी। और यही वो पल था कि नरेन का दिल एकदम से पिघल गया। फिर उसने भी सुहासिनी को अपने सीने से खींचते हुए कहा, प्यार किया है तुमसे, कोई खेल नहीं खेल रहा हूं जो तुम अपनी कोई बात बताओ और मैं समझने की कोशिश ना करूं। तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी कि तुम इतने दिनों से अपनी फैमिली की बातें याद करके यूं मन ही मन घुटती रही। लेकिन चलो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। नरेन के मुंह से इतना कुछ सुनकर सुहासिनी ने भी उसकी गर्दन में अपना मुंह छुपा लिया था। तब नरेन ने फिर कहा, तुम चाहो तो मुझे अब बता सकती हो जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसके बारे में। ये सुनते ही सुहासिनी ने धीरे से उससे अलग होकर नजरें चुराते हुए कहा, अभी नहीं नरेन, तुम बस अपना भरोसा मुझ पर बनाए रखो। जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं तुम्हें अब अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ बता सकती हूँ तो उस दिन मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। लेकिन अभी शायद मैं वो बातें खुद से भी नहीं कर सकती, क्योंकि उन बातों से इतनी तकलीफ जुड़ी हुई है कि कहीं उन्हें याद करके मैं एक बार फिर से डिप्रेशन में ना चली जाऊं। इसलिए पहले खुद को अभी और तैयार करना बाकी है मुझे। सुहासिनी के मुंह से सुनते ही नरेन ने जल्दी से उसे एक बार फिर से खुद से भींचते हुए कहा, अब तुम्हारा ये नरेन तुम्हारी आंखों में कोई भी आंसू आता हुआ नहीं देख सकता, इसीलिए अब कोई रोना धोना नहीं, और तुम जब कंफर्टेबल हो तब मुझे बता देना, ठीक है? सुहासिनी ने हाँ में सिर हिलाते हुए प्यार से उसकी तरफ देखा। लैला के आइडिया के हिसाब से शूटिंग पूरी करके अभी लैला और कबीर सेट से निकल ही रहे थे कि उन्होंने पार्थो को आते हुए देखा। लैला कबीर के साथ साथ ही चल रही थी, इसीलिए उसने धीरे से पूछा, कबीर सर, क्या हमें भी वापस लौटकर पार्थो सर की बात सुननी चाहिए क्या? कबीर ने एक ठहराव भरी स्माइल देते हुए कहा, मुझे नहीं लगता, सुजॉय उसे समझाने के लिए काफी है, और इसके बाद भी अगर वो अपनी जिद नहीं छोड़ता हम तब उससे बात कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर लैला को भी लगा कि कबीर सही ही कह रहा है, इसीलिए दोनों अपने अपने घर के लिए निकल गए। हालांकि अभी कबीर का दिल चाह रहा था कि वो लैला से पूछे कि कल वो और सुजॉय इतनी रात को ढाबे पर क्या कर रहे थे, लेकिन फिर कबीर ने खुद को रोक लिया, क्योंकि ये कबीर का स्टाइल नहीं था। कबीर जैसे ही अपनी कार में पहुंचा, अश्विन वहां पहले से मौजूद था। लैला जब उनकी कार के पास से होते हुए टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ गई, तब अश्विन ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा, आपने मैडम से पूछा? कबीर ने चौंकते हुए कहा, क्या पूछना था? तब अश्विन ने दबे दबे लहजे में कहा, वो कल मैम उतनी रात को सुजॉय साहब के साथ थी ना? उसका सवाल सुनकर कबीर के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने अपनी उंगली में पहनी गोल्ड रिंग को घुमाते हुए कहा, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो अश्विन, मुझे किसी भी मामले में हड़बड़ी करना नहीं आता। वैसे भी जो मसला पेशेंस से डील हो सकता है, उसके लिए इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है? अश्विन ने उसकी बात पर अग्री करते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं सर। और फिर उसने तेज रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ा दी। उधर पार्थो को लिए सुजॉय अपने केबिन में चला आया। तब कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद पार्थो उस बात की तरफ आ ही गया जो वो यहाँ करने आया था। देखो सुजॉय, ये तो तुम्हें भी पता ही है कि दिव्या अभी शूटिंग नहीं कर पा रही है सही से, और फिर तुम्हारी फिल्म भी बाकी है, तो ऐसे में अकलमंदी यही है कि दिवाली पर तुम मुझे फिल्म रिलीज करने दो, तुम बाद में कर लेना। उसकी बात सुनकर सुजॉय ने गहरी सांस ली और फिर बोला, सवाल वो नहीं है पार्थो, मेरी फिल्म अगर डिले हुई तो उसकी वजह भी सिर्फ और सिर्फ दिव्या ही है। मैं अगर अपने मुंह से कोई बात नहीं कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी बात की जानकारी नहीं रहती। मुझे अच्छे से पता है कि जिस एक्सीडेंट में दिव्या के कूल्हे की हड्डी टूटी थी, दरअसल वो दिव्या और मेघा ने मिलकर लैला के लिए प्लान किया था। ये सुनना था कि पार्थो एकदम से सन्न रह गया। एक्सीडेंट के बारे में सुजॉय से सुन के पार्थो कौन सा बहाना बनाएगा? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।